हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपको पल्सर की स्प्लिट सीट 125 सीसी में जो आती है इसका रिव्यू करके बताऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताता हूं किसी भी बाइक के बारे में, उसी तरह से हम डिटेल में चलेंगे और लॉजिकली समझेंगे हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से वो आपको बेनिफिट देगी। तो सबसे पहले आप पल्सर स्प्लिट सीट 125 को देख सकते हैं। ये पुरानी वाली जो आपने स्प्लिट सीट देखी थी लगभग सिमिलर टू है, लेकिन जो जो चेंजेस यहाँ पे अब किए गए हैं उसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बाइक को देखते हैं। तो बाइक सी उसी तरह लगती है और बिल्कुल आपको 150 सीसी से सिमिलर जैसी दिखेगी जैसा 150 सीसी में। एक्चुअली इसमें आपको जो टायर्स मिलते हैं, जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो फ्रेम मिलता है वो सब 150 सीसी से ही मिलता जुलता आपको मतलब सेम टू सेम लगभग मिल जाता है। अब आते हैं हम सबसे पहले अपने इंजन पे, क्योंकि ये BS6 वेरिएंट है। तो BS6 में इंजन में क्या बदलाव किए गए हैं उसको देखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और बेसिकली हमें क्या बेनिफिट होगा, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या बेनिफिट होगा अगर वो BS6 बाइक लेते हैं पल्सर 125 स्प्लिट सीट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो आप अभी के दौर में आप सुन रहे होंगे कि सब में फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर बोलते हैं इसको, ई कार्बोरेटर, जो कि यहाँ पे इनबिल्ट किया गया है। जो कि सभी जगह हम फ्यूल इंजेक्शन देखते हैं, लेकिन पल्सर ने 125 और उससे नीचे जितनी भी उसकी बाइक्स हैं उन सब में ई कार्बोरेटर को इनबिल्ट किया है। ई कार्बोरेटर एक कार्बोरेटर का एक वर्जन है, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती है। जैसे कि इसमें थ्रॉटल सेंसर का जो है वायर जाता है, आपका जो ये ऑक्सीजन सेंसर का वायर जाता है, जो कि डिसाइड करता है कि आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर कितना एयर फ्यूल मिक्सचर होना चाहिए, यानी कि उसमें फ्यूल यानी कि आपकी पेट्रोल का मात्रा कितना होना चाहिए और एयर का मात्रा कितना होना चाहिए, वो डिसाइड करके यहाँ से वो आपके अंदर सिलेंडर में भेजता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर हो गया। तो यहाँ पे जब छोटे इंजन में हम इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा बेहतर माइलेज अपने बाइक से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में क्या किया गया है कि आपको यहाँ पे आपका ऑन ऑफ करने का भी स्विच दे दिया गया है कि आप अपने तेल को रिज़र्व ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ नीचे और ऊपर जैसे आप नॉर्मली पहले किया करते थे वो चीज़ भी आपको मिलेगी। तो अगर आप उस जेनर में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको रिजर्व करने का इस टाइप का कोई ऑप्शन ना मिले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देती है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कार्बोरेटर की तरह ही एक पूरी तरह एडजस्ट यहाँ पे की गई है। ECU का वायर यहाँ गया है जो कि इसको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कितना एडजस्ट होना है, कितना फ्यूल मिक्सचर देना है, अंदर नहीं देना है, वो डिसाइड करवाने में, वो निर्णय लेने में ये मदद करता है। तो ECU का हेल्प यहाँ पे लिया जाता है। तो यही एक पल्सर 125 में जो मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं जब BS4 से ये BS6 में हुई है, तो ये सबसे बड़ा हमारा डिफरेंस हुआ और इसी को हम मान सकते हैं कि एक नया जनरेशन यहाँ से हमारा पल्सर 125 स्प्लिट सीट का शुरू होता है। तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और बहुत सी बाइक्स में आपने देखी होंगी किक स्टार्ट को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपके पास किक स्टार्ट अवेलेबल है। ठीक है, 125 में कुछ कार जो है बाइक्स में जो है वो इस सिस्टम को यानी अल्टरनेटिव यानी सेल्फ स्टार्ट के इस सिस्टम को हटा के उसमें एक नया टाइप का सिस्टम लगाया गया है। तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपका जेन्युइन सेल्फ स्टार्ट का जो फीचर है वो एक अल्टरनेटर यानी छोटे अल्टरनेटर से दिया गया है, जो कि नॉर्मली आपका बाइक को स्टार्ट करती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको हेल्प करती है और ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबे समय से अब हम यूज़ कर रहे हैं सेल्फ स्टार्ट को और इस मतलब तरीके से सेल्फ स्टार्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसके पे हम आराम से भरोसा कर सकते हैं। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे रखा गया है। बाकी हम यहाँ पे देखें तो फ्यूल का ये सारे मीटर जो कि जहाँ पे आप फ्यूल अपना चेक करते हैं कि आपके इंजन ऑयल कितना है नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब इसमें एक डिफरेंस आता है, जैसे कि आपको पता होगा कि पल्सर 150 में 15 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, लेकिन इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक नहीं आता है, इसमें आता है 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक। मतलब इसका फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा है उससे। तो जैसे कि हम बाइक के बारे में जानते हैं, तो बाइक के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको फ्यूल टैंक सही मिल जाता है, क्योंकि इसका माइलेज कहीं ना कहीं पल्सर 150 से ज़्यादा मिलेगा आपको। 150 से ज़्यादा मिलेगा तो फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा होता है। तो एक्चुअली हम क्या देखते हैं, हम रेंज देखते हैं कि एक फ्यूल टैंक अगर हम फुल करते हैं तो बाइक कितनी किलोमीटर तक लगातार रन कर सकती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलता है। और 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक लगभग 125 सीसी के सेगमेंट में आपको ज़्यादा ही मिल रहा है बाकी किसी बाइक से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो।
इसके बाद हम इसके और इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम इसके पावर की बात करेंगे और गियर ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो इस इंजन का जो पावर है वो 12 PS का पावर है और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है। तो अगर ये भी आप अगर 125 सीसी में अगर जज कीजिएगा तो अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप 150 से भी कंपेयर करें पल्सर की तो उसमें आपको 14 PS का पावर मिलता है, मतलब मात्र 2 PS का पावर का आपको कमी महसूस होगा और लगभग 3 PS के आसपास का आपको टॉर्क का कमी महसूस होगा। उसका 13.6 है, इसका 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको मिल जाता है 5 गियर ट्रांसमिशन। तो गियर ट्रांसमिशन में कहीं भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। गियर बॉक्स इसका भी 5 गियर का है। तो इधर से मैं आपको दिखा देते हैं जो कि लिखा भी हुआ है कि इसमें 5 गियर ट्रांसमिशन है। तो 1 डाउन और 4 अप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टिकर भी एक लगाया हुआ है। तो 5 गियर ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे जैसे हमारा गियर ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है तो कभी कभी हमने सुना होगा कुछ लोग मतलब जब आप 4th गियर पे होते हैं तो कभी कभी आप 5th गियर को लगाने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि 1 गियर और बाकी है, तो वो डिमांड होता है बाइक का कि हमें एक और स्मूथनेस और ज़्यादा चाहिए उस पार्टिकुलर स्पीड में। तो ज़्यादा गियर होने का मतलब प्रैक्टिकल यही है कि आपको 50, 60, 70 की स्पीड में नॉर्मल 4 गियर वाली बाइक के मुकाबले ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगा। ज़्यादा आपकी बाइक कम वाइब्रेशन करते हुए आपकी बाइक आराम से चलेगी, ज़्यादा स्मूथ आपको महसूस होगा। तो वो बेनिफिट आपको प्रैक्टिकली मिलने वाला है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा गियर रेशियो जितना ज़्यादा होता है, हमारे पास जितना ज़्यादा गियर होता है, हमारी बाइक इंजन जितनी बार उसको पीछे वाली व्हील को घुमा सकती है उसके मुकाबले ज़्यादा बार घुमाती है। मान लीजिए 4 साइकिल लगा सकती है 4 गियर में, तो 5वें गियर में वो 5 साइकिल लगाएगी या फिर 4.5 साइकिल लगाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका बाइक उतने ही स्पीड में यानी उतने ही RPM में ज़्यादा दूरी को तय कर पाता है। तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट आ जाता है अगर 5 गियर का ट्रांसमिशन आपको किसी 125 सीसी बाइक में मिलता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे। तो ये भी आपको एक नेक्स्ट लेवल की मिलती है क्योंकि यहाँ पे सीधे पल्सर 150 के आसपास कहीं आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखें यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है जो कि 125 सीसी में ज़्यादातर जगह पे आपको नहीं मिलता है। यहाँ RPM लिमिट भी है। अगर आप मान लीजिए बाइक को चला रहे हैं और आपने उस गियर रेशियो के मुकाबले मान लीजिए आपके 2000 सेकेंड गियर पे आपकी बाइक मैक्सिमम 4000 RPM तक जानी चाहिए, लेकिन आपने 6000 7000 RPM तक आपने बाइक को यहाँ पे पुश किया, तो वहाँ पे ये RPM लिमिट का लाइट ऑन हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हम ज़्यादा RPM पे अपनी बाइक को चला रहे हैं। इसका दूसरा एक और बेनिफिट है कि बहुत लोगों को गियर रेशियो समझ में नहीं आता है, ढंग से चलाने नहीं आता है। तो लोग क्या करते हैं कि 3rd गियर पे ही बाइक को चलाते रहते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि हम और गियर आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारी उस गियर का जो लिमिट है, स्पीड का लिमिट, वो पूरा हो चुका है जहाँ पे हमारी बाइक ज़्यादा माइलेज दे सकती है। तो उस समय पे अगर हम उस गियर को आगे बढ़ाएं तो हमारी वहाँ बाइक की इफिशियंसी यानी कि माइलेज बढ़ जाता है। तो वो बेनिफिट आपको मिलता है कब? जब ये बाइक आपको समझाती है। जैसे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको खुद पता है कि कब कब गियर चेंज करना है, सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग जो करते हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो हार्ड गियर शिफ्टिंग करते हैं या फिर जिनको प्रॉपर समझ नहीं आ पाता है, बहुत लोग को एक लंबे समय के बाद भी नहीं आ पाता है, उनके लिए ये इंडिकेटर यानी RPM लिमिट का जो ये इंडिकेटर, जैसा कि अभी मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे ऑन होगा, जस्ट अ मिनट, ये वाला ऑन हो जाएगा। तो उनको पता चल जाएगा कि उनको गियर शिफ्ट करना है या फिर RPM कम करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो ये इंडिकेटर का है, ये न्यूट्रल का है, ये हाई बीम का है और ये एक आ गया इंजन माल फंक्शन लाइट। इसको हम कैसे जज करेंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इस बाइक में अगर इंजन से लेके इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर तक किसी तरह की कोई भी समस्या आती है बाइक में, तो वो इंजन माल फंक्शन लाइट ऑन हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपका एयर फिल्टर भी चॉक होता है, मतलब एयर फिल्टर भी धूल से, डस्ट से जाम हो जाता है, कुछ भी होता है। मतलब पूरा पावर जनरेट करने से संबंधित अगर किसी तरह का दिक्कत होता है आपकी बाइक में, तो आपकी बाइक का इंजन माल फंक्शन लाइट, ये इंजन चेक लाइट आपका ऑन हो जाएगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय आपकी बाइक को एक मैकेनिक की आवश्यकता है और आपको उसको दिखाना ज़रूरी है। इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट अगर हम बात करें तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत समय हमें महसूस ही नहीं हो पाता है कि हमारी बाइक में प्रॉब्लम है और हम उसको चलाते रहते हैं, या फिर हमारा सर्विस इंटरवल पूरा हो गया और हम उसको चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे ये आपको इंडिकेट करेगी कि हाँ, अब आपको सर्विस सेंटर विजिट कर लेना चाहिए, अब आपकी बाइक को आपको सर्विस करा लेना चाहिए। वो चेक कर लेंगे इसमें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपकी बाइक की इंजन की लाइफ
भी बढ़ जाती है, या फिर जो भी कंपोनेंट उस समय ख़राब हो रहा हो उस प्रॉब्लम से, वो पार्ट आपका सही समय पे चेंज हो जाता है या फिर सर्विस हो जाता है, तो आपकी बाइक की मेंटेनेंस कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे आपकी बाइक की ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी जो खर्चा है जो लॉन्ग टर्म पे, वो कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये जो नॉर्मल एक चीज़ें होती हैं जो सभी बाइक में लगभग आपको मिल जाती हैं, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो कि आपको AHO है, आपका जब भी बाइक ऑन होगा उसके साथ ही ऑन होगा। बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इंजन फ्यूल स्विच मिल जाता है जो कि 125 सीसी सेगमेंट में बहुत कम जगह आपको मिलता है, लगभग ना ही के बराबर मिलता है। अगर अदर कॉम्पिटिटिव बाइक्स के बारे में बात करें हम तो वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है। इधर में हम देखें तो एक पास लाइट मिलता है जो कि सामने में आप देख रहे होंगे लाइट ऑन हो रहा है, तो पास लाइट मिल जाता है। हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर्स काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं इस बार मुझे। उसके बाद हॉर्न, तो ठीक है, बहुत काफ़ी लाउड ही आता है इसका। सेल्फ स्टार्ट मिल गया। आगे में जो है आपको 240 mm के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 240 mm के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये रिफ्लेक्टर जो है वो ऐड किया गया है इस BS6 एमिशंस में। जब से बाइक आने लगी है तो ये रिफ्लेक्टर आपको ऐड कर दिया गया है, ताकि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बाइक अगर कहीं खड़ी है तो आपका आगे का एरिया सामने वाले को रिफ्लेक्ट हो उसके लाइट से, तो उसको ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। टेलीस्कोपिक फॉक्स नॉर्मल आपको मिलते हैं। MRF के टायर्स मिलते हैं। टायर का साइज अगर मैं बताऊं तो 80/100/17 इंचेस के आपको MRF के टायर्स मिल जाते हैं। ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं, आप वैसे देख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें कुछ है नहीं। और यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, एक ही हॉर्न मिलता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें डुअल हॉर्न लगवा सकते हैं। इसमें जो अंदर जो हेडलाइट के अंदर जो कनेक्शन होता है उसका दिया गया है प्लेस, तो अगर आप डुअल हॉर्न भी लगवाना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा कुछ किट नहीं लगवाना पड़ता है, उसी से आपका डुअल हॉर्न भी यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो ये सिल्वर कलर में, रेड कलर में भी अवेलेबल है और एक शायद ब्लू कलर में भी वो अवेलेबल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाता है सेम उसी तरह से फोल्डेबल। 5 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रोक्स गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी कि पीछे वाले मिलते हैं। नाइट्रोक्स गैस फील्ड होता है और 5 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक समय के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एडजस्टमेंट चाहिए, लंबे यूज़ के बाद 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए दिया गया है। जिसमें नहीं, जिन बाइक्स में नहीं दिया होता है उनमें बाइक्स की शॉकर की सर्विस करवानी पड़ती है क्योंकि वो वाइल्ड फील्ड होती है। यहाँ पे नाइट्रोक्स गैस फील्ड है, एडजस्टमेंट है, तो आप लंबे यूज़ तक थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेके यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का एक और फ़ायदा है, आप अपने सीट हाइट को अप डाउन थोड़ा सा कर सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ मिलता है, हालांकि इसका उतना प्रैक्टिकल तो यूज़ है नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब कीचड़ पीछे से उठता है तो यहाँ से इस कवर को लेके यहाँ तक आता है, उसको ये रोकता है। तो ठीक है, इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है जब आप बारिश के मौसम में चला रहे होते हैं बाइक तब। पीछे की टेल लाइट पे हम बात करें तो टेल लाइट एज यूजुअल पल्सर का जो मेन समझिए लोगो टेल लाइट है, ये इसको बहुत ज़्यादा इसको फेमस कर चुका है पल्सर ऑलरेडी। और यहाँ पे हम देखें तो स्प्लिट सीट की हम बात करते हैं। स्प्लिट सीट का 2 बेनिफिट होता है और बेनिफिट नहीं भी होता है। अगर आप इसमें देखें तो एक डिफरेंस आ जाता है दोनों में, तो हम इस डिफरेंस को एक तरह से समझे तो स्प्लिट सीट का जो मैंने डिफरेंस बैठ के प्रैक्टिकली देखा है, तो स्प्लिट सीट में मुझे ज़्यादा पीछे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है स्प्लिट सीट का, क्योंकि यहाँ पे जब हम पैर को पुश करते हैं ना तो हमें एक बल मिलता है, एक पावर मिलता है वहाँ पे, ताकि हम खुद के स्टेबल कर पाए। तो वहाँ पे ये चीज़ बेनिफिट होता है जो कि बिना स्प्लिट सीट वाली जो होती है, जैसे नियॉन में आपको मिलता है सिंगल सीट, वहाँ पे वो पावर आपको कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आती है। तो वो चीज़ आपको मिलता है कि आप बिना हाथ पकड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ जो राइडर होता है उसको भी एक बड़ा सीट का पोजीशन मिलता है और उसको एक एरिया मिल जाता है कि मान लीजिए पीछे वाला थोड़ा सा आगे की ओर बैठ जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन ना बने, उसके लिए आपको एक अच्छा एरिया मिलता है कि आप अपने एरिया में ही बैठिएगा। तो वो चीज़ आपको मिलता है। चलिए अब मैं इसका एक बार सीट हाइट आपको दिखा दूँ, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो मेरी हाइट जो है वो 5.6 है, ठीक है। तो 5.6 के हिसाब से अगर मैं इधर थोड़ा सा झुकूँ, अगर एक तरफ पैर उठा लूँ तो मेरा पैर फ्लैट ज़मीन पे आ जाता है। तो वैसे ही मैं मानता हूँ कि जिनकी हाइट कम है वो पल्सर को फर्स्ट नंबर चॉइस पे रखें, क्योंकि इसका हाइट थोड़ा कम होता है और जब 2 लोग बैठ जाते हैं तो और ज़्यादा आसानी से मेरा पैर जो है ज़मीन पे आ पाता है। अगर मैं इधर रखूँ तो इधर का पैर उठाना पड़ेगा और दोनों रखूँ तो इतना मेरा पैर आता है एज अ 5.6 इंच हाइट।
अगर आपकी चौड़ाई ओवरऑल ज़्यादा है तो आपकी पैर और ज़्यादा ज़मीन पे आएगी। मेरे मुकाबले आपकी चौड़ाई पैर ज़्यादा ज़मीन पे आएगी। और जहाँ तक बात करें तो मॉडिफिकेशंस में और जो चीज़ें इस बाइक को और अच्छी देखने में लगा सकती हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको एक दिया गया है, ये आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो कुछ 100 रुपीज़ में 1000 रुपीज़ तक आप जो भी आपकी इच्छा हो आप स्टिकर यहाँ तक लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। तो ये इंजन कॉल भी दिया गया है, तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो इतना कुछ जब आप कीजिएगा तो आपकी बाइक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ट्विन डिस्क के साथ। मतलब अगर आप इसमें से अगर ये 125 का लोगो आपने हटा दिया 150 का लगा देंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि सच में ये 125 सीसी की इंजन है, क्योंकि इंजन का साइज भी अगर आप देखें DTSI जो ये पावर इंजन है इसका साइज भी ओवरऑल आपके 150 सीसी के इंजन के साइज के बराबर ही है। तो एक 150 सीसी का फील भी आप लीजिएगा और एक अच्छा माइलेज, क्योंकि 25 सीसी कम पावरफुल है 150 सीसी बाइक के मुकाबले, और उसमें फ्यूल इंजेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, तो आपको बेहतर माइलेज भी यहाँ पे मिलेगा लॉन्ग टूर पे। लेकिन अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो आप 150 सीसी को ही सिलेक्ट कीजिएगा और उसी को लेके जाइएगा लॉन्ग टूर पे, क्योंकि जो हायर स्पीड स्मूथनेस होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो आपको ज़्यादा सीसी की बाइक्स में ही मिलता है। और एक भी बात इसमें और ऐड कर देता हूँ कि जो लोअर सीसी बाइक्स हैं उनको अगर आप हाई स्पीड्स पे चलाइएगा तो आपकी माइलेज अपने आप कम हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम हायर सीसी बाइक्स को लेके उसके लिमिट में चलाएं ताकि हमको बराबर के आसपास का माइलेज मिल जाए। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम इस बाइक को हमने ओवरऑल में भी सारे चीज़ों को आपको बता दिया है, और भी कुछ बाकी हो तो ज़रूर आप अपने कमेंट में बताइएगा। ये एक लाइट्स हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है, जो कि साइड में आपकी ऑन रहेगी। तो यही ओवरऑल बाइक। और अब इसके हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये है 78,600, हिंदी में बोले तो 78,600 रुपये आपकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है। अब ऑन रोड प्राइस में क्या होता है, RTO इंश्योरेंस ETC होगा तो वो प्राइस आपकी जो है बढ़ जाएगी, तो वो अलग अलग जगह पे होती है। तो 95,000 रुपीज़ यानी 95,000 रुपीज़ के आसपास आती है। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि समय चेंज होता है और मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ, कब बना रहा हूँ, उस समय का प्राइस और आप जब खरीद रहे हैं उस समय का दाम में अंतर होता है। तो मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ वो GSP बजाज पटना में है, जो कि 0 माइल के आसपास है। तो आप इसके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। अगर आप पटना और आसपास में रहते हैं और बाइक लेना चाहते हैं बजाज की, तो आप यहाँ पे कॉल कीजिएगा। आप पटना से हैं तो ही कॉल कीजिएगा, या फिर मतलब नज़दीक से हैं तो कॉल कीजिएगा। अदरवाइज़ आप अपने नियरेस्ट शोरूम में आ जाके मतलब पता कीजिएगा। अगर आप बाहर से हैं, बिहार के किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, या फिर आप किसी इंडिया के किसी और स्टेट से हैं, तो आप अलग जगह बात कीजिएगा। अगर आप पटना से हैं तो GSP बजाज में आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि उस समय इसका ऑन रोड प्राइस क्या आ रहा है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और हालांकि दीपावली आने वाली है तो कुछ आपके ऑफर्स भी ज़रूर मिलेंगे बजाज की तरफ से, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो यही थी ओवरऑल इस बाइक की रिव्यू। बाय बाय।